हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 9। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बनारस। ये एक कविता है, बहुत आसान सी। इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बनारस नामक कविता के मुख्य बिंदु, व्याख्या के मेन पॉइंट्स, यानी पूरी कविता को हम सरल शब्दों में मुख्य बिंदुओं में बांट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं जो कि आपकी कविता को अच्छे से कवर अप कर देंगे, और एक प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो चलिए आज का रिवीजन शुरू करते हैं। मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक है बनारस। इसके राइटर हैं केदारनाथ सिंह। कविता की अगर भाषा की मैं बात करूं तो बिल्कुल सरल भाषा है, क्योंकि बहुत आसान शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ये एक बहुत कॉमन सेंस की छोटी सी बात है। जहां भी आपको भाषा के बारे में लिखना है तो भाषा आपको सरल लिखी तो सरल भाषा का प्रयोग है, और भाषा आपको मुश्किल दिखे तो गंभीर भाषा का प्रयोग है। ये एक पॉइंट तो आप हर जगह ऐड कर सकते हो। तो भाषा सरल है, सहज है, विवरणात्मक को आसान शब्दों में लिख सकते हो, विवरण से भरी हुई, यानी बहुत सारा इसमें डिस्क्रिप्शन है, बहुत डिटेल में बनारस के बारे में बताया गया है। तो ये कॉमन जानकारी थी कविता के बारे में। इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु पढ़ने से पहले बहुत अच्छा होगा यदि आप अपनी कविता को एक बार थोरोली पढ़ लें, तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ इस कविता की व्याख्या नहीं दी है, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 दिन में इस पूरी कविता की व्याख्या, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके एमसीक्यूज सभी कुछ डाल दूंगी। अगर आपको और डिटेल में ये कविता पढ़नी है तो 1-2 दिन में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। आज हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इस कविता की व्याख्या करेंगे। बनारस कविता का मुख्य भाव है बनारस शहर की प्राचीनता और महान संस्कृति का वर्णन करना। बनारस क्यों फेमस है, किस लिए जाना जाता है, लोग यहाँ क्यों आते हैं, इस शहर से जुड़ी हुई क्या क्या मान्यताएं हैं, कितना प्राचीन है, ये सारी चीज़ें इस कविता में बताई गई हैं। तो इस कविता का केंद्रीय भाव है बनारस शहर की प्राचीनता का वर्णन, इसकी महानता का वर्णन। कविता की शुरुआत में बताया गया है कि बनारस शहर में वसंत का आगमन हो गया है, और वसंत आने के बाद शहर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वहां से हमारी कविता की शुरुआत होती है। वसंत का मौसम सर्दी के तुरंत बाद आता है, तो सर्दियों में बनारस में थोड़ी हलचल कम हो जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत तेज सर्दी पड़ती है। तो जैसे ही सर्दी थोड़ी कम होती है, बनारस में बसंत का मौसम आता है और दोबारा से हलचल बढ़ जाती है। तो उसी हलचल को लेकर के ये पूरी कविता लिखी गई है कि बनारस में बसंत आते ही हलचल बढ़ जाती है। लहर तारा और मड़ुआ डेही दोनों में हलचल बढ़ जाती है। ये फेमस जगहों के नाम है बनारस में, यानी यहाँ लोग आने शुरू हो जाते हैं, और इतने लोग आ जाते हैं, इतनी हलचल बढ़ जाती है कि धूल का बवंडर उड़ जाता है, एक बड़ा बवंडर बन जाता है। धूल उड़ने लगती है, और यह धूल जो है पूरे शहर को किरकिरा कर देती है। यानी केवल इन्हीं 2 जगह नहीं, पूरे बनारस शहर में हलचल बढ़ जाती है। उसके बाद क्या बताया है, बसंत आने से प्रकृति को नया जन्म मिलता है, यानी पेड़ पौधे जो भी धरती पर हैं वो सारे बसंत आने के बाद जो है खिल उठते हैं, और जो अभी जन्मा नहीं है वह भी अंकुर निकालने की कोशिश में लगा होता है। बहुत अत्यधिक सर्दी के कारण अंकुरण जिनमें नहीं हो पा रहा होता है, तो मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो जाता है, तो वो भी अंकुर निकालने की कोशिश में लगा होता है। उसके बाद है 10 अश्वमेघ घाट का नाम है, वहां पर हलचल बढ़ जाती है। ये भी बनारस का एक फेमस घाट है जो कि मृत शरीरों के अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। बहुत सारी चिताएं यहाँ सैकड़ों की संख्या में एक साथ जलती रहती हैं, तो वहां भी हलचल बढ़ जाती है। बसंत आने से घाटों के पत्थर, बंदर, भिखारियों की कटोरी सभी का जीवन बदलने वाला होता है। यानी जो पर्यटकों पर, श्रद्धालुओं पर डिपेंड करती हैं जो चीज़ें, जो लोग, उन सब का जीवन यहाँ बदलने वाला होता है। भिखारियों के थोड़े से अच्छे दिन आने वाले होते हैं, उन्हें भिक्षा मिलने की उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। बंदर जो बैठकर भोजन का वेट कर रहे होते हैं वो भी थोड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बसंत के आने के बाद बनारस में दिखाई देती हैं। खाली कटोरों में बसंत कैसे उतरता है, ये बनारस में देखा जा सकता है। इसमें कवि ने बताया है कि भिखारियों के जो कटोरे हैं खाली पड़े होते थे अभी तक, लेकिन बसंत आने के बाद जैसे लोगों का आवागमन बढ़ा, वो कटोरे भरने लगते हैं। तो भिखारियों के लिए तो वही बसंत है। यह शहर रोज खुलता है, रोज भरता है और रोज खाली होता है।
ये भी इस शहर की विशेषता बताई है कवि ने। यानी रोज़ हज़ारों लोग इस शहर में आते हैं और हज़ारों शव जलाए जाते हैं। ये शहर रोज़ भरता है, यानी बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, स्नान करने और बाकी चीज़ों से जुड़े हुए अपने कार्य करने, और रोज़ खाली होता है, यानी सैकड़ों चिताएँ यहाँ पर जलाई जाती हैं। तो इसी तरीके से ये सैकड़ों वर्षों से इस शहर की विशेषता रही है, रोज़ भरना, रोज़ खाली होना। अंधेरी गलियों से चमकती हुई गंगा तक, यानी अंधेरे जीवन से चमकते हुए मोक्ष की प्राप्ति तक लोग अंधेरी गलियों से निकल कर आते हैं गंगा की तरफ। ये थोड़ा-सा इसको हम प्रतीक से जोड़ सकते हैं कि जीवन जो है अंधेरे से भरा हुआ ही है। हम चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो लें, हमें जो है अंतिम शांति ईश्वर के चरणों में ही मिलेगी। तो लोग अंधेरी गलियों से निकल कर आते हैं चमकती हुई गंगा तक, यानी जो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आते हैं, ये उससे संबंधित लाइनें हैं। इसके बाद कवि हमें बताता है कि बनारस को यदि सच्चे अर्थों में देखना है, उसको उसके मूल रूप में देखना है कि वो सचमुच में कैसा है, तो किसी दिन शाम की आरती के समय उसको देखना पड़ेगा। उस समय आधा बनारस आपको जल में दिखाई देगा, आधा मंत्र में दिखाई देगा, आधा फूलों में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में दिखाई देगा। यानी आधे लोग आपको जल में खड़े होकर के प्रार्थना अर्चना करते हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग मंत्र गा रहे होते हैं, कुछ लोग फूलों से ईश्वर के जाप में लगे होते हैं, उनकी पूजा में लगे होते हैं। बहुत सारे लोग शव बन कर के मोक्ष की प्राप्ति के इंतज़ार में वहाँ लेटे होते हैं। बहुत सारे लोग सोए पड़े होते हैं। बहुत सारे लोग शंख जला करके, प्रार्थना करके ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं एक साथ बनारस में चलती रहती हैं। इसका हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि बनारस की संस्कृति इतनी महान है कि लोग हमेशा विभिन्न प्रकार के धर्म, कर्म और आध्यात्म से जुड़े कामों में लगे होते हैं। उसके बाद आगे बताया कवि ने, यह महान शहर बिना किसी स्तंभ के हजारों वर्षों से खड़ा है। बहुत पुराना शहर है और बिना किसी बाहरी सपोर्ट के ये खड़ा है। इसके पास इसकी केवल अंदर की सपोर्ट है। और अगर हम देखना चाहें कि वो स्तंभ क्या है जो इसको खड़े रखते हैं या जोड़े रखते हैं, तो कुछ स्तंभ बताए हैं कवि ने कि इन चीज़ों से बनारस जुड़ा हुआ है, जैसे राख, रोशनी, आग, पानी, धुआं, खुशबू और प्रार्थना में उठे हुए हाथ। ये सब बनारस के लिए स्तंभ का काम करते हैं। इसका मतलब रोज यहाँ ढेरों, सैकड़ों की संख्या में हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज चिताएं जलती हैं। तो उन सब की आग, उन सब की राख, उन सब का धुआं, हवन सामग्री से उठती हुई खुशबू, ये सारी चीज़ें बनारस की जान है। इन्हीं ने बनारस को जोड़ रखा है। प्रार्थना में उठे हुए हाथ, जो लोग ईश्वर से कनेक्ट करने यहाँ आते हैं, वो सारी चीज़ें बनारस को अंदर से जोड़े हुए हैं। एंड में कवि ने बताया बनारस की विशेषता को ही बताते हुए, जैसे कोई व्यक्ति एक टांग से गंगा में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता है, ठीक उसी प्रकार ये शहर गंगा में एक टांग पर खड़ा है, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये निष्कर्ष की भी लाइनें हो सकती हैं। इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ जो दृश्य बनाया गया है कि एक व्यक्ति है गंगा में मानो एक पैर पर खड़े होकर अर्घ्य दे रहा है सूर्य को। तो जब वो व्यक्ति एक टांग पर खड़ा होकर के किसी भी प्रकार की पूजा करता है, तो जो उसके द्वारा किए जाने वाला काम है वो इतना महत्वपूर्ण है, उसके अंदर वो इतने अंदर तक लीन है कि उसे होश ही नहीं है अपनी दूसरी टांग का। वो अपनी दूसरी टांग का इस्तेमाल नहीं करता। एक ही पैर पर वो बड़ा कंफर्टेबल खड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है। एक ऐसे चीज़ में वो व्यस्त होता है कि उसको शरीर की कष्ट का ज्ञान नहीं होता। तो इस दृश्य के माध्यम से कवि ने बनारस की क्या विशेषता बताई है, इसका हम अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं कि बनारस गंगा में, धर्म में, आध्यात्म में, एक शब्द और ऐड कर सकते हैं ईश्वर में, इतना लीन है कि वो आधुनिकता से बिल्कुल बेखबर है। यदि हम बनारस को एक व्यक्ति समझ लें और उसकी दो टांगें हैं और दोनों टांगों को अगर हम नाम देना चाहें, तो एक टांग को हम आधुनिकता नाम अगर देंगे तो दूसरी को हम परंपरा नाम दे सकते हैं या ईश्वर नाम दे सकते हैं। तो बनारस एक शहर है और वो ईश्वर नामक टांग पर खड़ा है और आधुनिकता से बिल्कुल बेखबर है। दूर दूर तक आधुनिकता उसे छू नहीं गई है। वो केवल परंपरा में, ईश्वर में, अध्यात्म में, भक्ति में लीन शहर है। उसे दूसरी टांग का होश नहीं है। दुनिया कहीं कि कहीं अगर पहुंच गई है, आधुनिकता का समावेश हो गया है हर प्रकार के शहरों में, लेकिन बनारस इससे बिल्कुल बेखबर है। वो जिस काम के लिए जाना जाता है वो उसी काम में पूरी तरह से लीन है। और बनारस जो है गंगा के लिए जाना जाता है, अंतिम संस्कारों के लिए जाना जाता है और ईश्वर भक्ति के लिए जाना जाता है। तो वो बनारस ने केवल इन्हीं तीन चीज़ों को पकड़ के रखा है। तो
मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इस कविता का सारांश हमने जाना। इस कविता में से अगर व्याख्या के लिए पोर्शन आता है तो वो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। आपको कविता का केंद्रीय भाव दिमाग में रखना है कि ये जो पूरी कविता है बनारस शहर की विशेषता, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ी हुई कविता है। उसी को ध्यान में रख करके हमें इसकी व्याख्या करनी है। बाकी व्याख्या के लिए जो कविता के शब्द हैं वो बड़े आसान से हैं। आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं इस कविता के। चलिए देखते हैं। 2-3 प्रश्न इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं। जल्दी से एक बार इनके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका इस शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस शहर में बसंत का आगमन अचानक से होता है। बसंत आने के बाद शहर में चारों तरफ हलचल बढ़ जाती है। लहरतारा और मड़ुआडीह में धूल का बवंडर उठता है। ये जगह के नाम है, ये याद रह जाएं तो बहुत अच्छा। ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे बनारस में धूल का बवंडर उठने लगता है, इतनी हलचल एकदम से बढ़ जाती है और इस धूल से सारा शहर किरकिरा हो जाता है। 10 अश्वमेघ घाट पर इतनी हलचल बढ़ जाती है कि घाट का आखिरी पत्थर तक मुलायम हो जाता है। ये घाट का नाम याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज बनारस के घाटों पर भी बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ जाती है। पत्थर मुलायम होने का मतलब है कि वहाँ तक लोग पहुँचने लगते हैं। प्रकृति को नया जीवन मिलता है। जो पेड़ पौधे होते हैं तो बसंत आने से थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता है और सर्दी से राहत मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि प्रकृति को नया जीवन मिलता है। सर्दी से जो पत्ते काले पड़ जाते हैं ठंड से, वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि प्रकृति को नया जीवन मिलता है। कुछ नई अंकुर जीवन पाने की आशा में संघर्ष कर रहे होते हैं। जो पेड़ पहले से मौजूद हैं उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं और जो जिसने अभी जन्म नहीं लिया वो भी जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। यानी कुछ नए पौधे धरती से निकलने की कोशिश में होते हैं। भिखारी के कटोरे भी चमक से भर जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बनारस में बसंत के आने के बाद होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस कविता का। इस कविता में से पेपर में आने लायक प्रश्न है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खाली कटोरों में बसंत उतरने का क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा प्रतीकात्मक है ये प्रश्न, टेक्निकल है कि प्रकृति में बसंत उतरेगा तो क्या परिवर्तन होगा, अगर वही बसंत कटोरे में उतरेगा तो क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए देखते हैं सरल भाषा में। बसंत एक ऐसी ऋतु है जिसमें प्रकृति को नवजीवन मिलता है। बसंत में बनारस में भी हलचल बढ़ जाती है क्योंकि सर्दी खत्म होने के बाद मौसम सुहावना हो जाता है। पर्यटक और भक्तजन बनारस में आने लगते हैं। उनके आने से भिखारियों को भिक्षा मिलने की आशा बढ़ जाती है। उनके खाली कटोरे पैसे से भरने लगते हैं और भिखारियों के लिए मानो कटोरे में ही बसंत उतर आया है। खाली कटोरों में बसंत उतरने का मतलब है, खाली कटोरे किसके हैं? भिखारियों के, जो वो लेकर के बैठे होते हैं। उनमें बसंत उतरना यानी खाली कटोरे जो है भिक्षा के पैसों से भर जाना। जैसे प्रकृति ने नया जीवन प्राप्त किया बसंत आने के बाद, ठीक उसी प्रकार बसंत आया, लोग आए बनारस में, लोगों ने भिखारियों को भिक्षा दी और उनके कटोरे भर गए। उनके लिए यही बसंत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? यानी एक बार हमें बताना है कि शहर एक बार पूरा हो जाता है फिर खाली हो जाता है, इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। बनारस में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु बाहर से आए यानी शहर पूरा भर गया। उसके बाद हर रोज सैकड़ों की संख्या में मृतकों के शव जलाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बाहर से आए, शहर भर गया, फिर बहुत सारे लोगों के शव जलाए गए यानी शहर दोबारा से खाली हो गया। बनारस में इस प्रक्रिया को ही कवि ने शहर का भरना और खाली होना बताया है। यही बनारस की पूर्णता और रिक्तता है। रिक्तता मतलब खाली होना, पूर्णता मतलब भर जाना। बड़ा आसान सा प्रश्न था। एक और आसान सा प्रश्न है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या बताना चाहता है? बनारस के बारे में कवि ने बताया कि ये शहर बाकी शहरों की तरह आधुनिक नहीं है। ये बहुत धीमा शहर है। यहाँ हर काम जो है बहुत धीरे धीरे होता है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। बनारस से जुड़े जितने भी काम हैं सभी कामों को लिख सकते हैं कि ये काम जो है यहाँ धीरे धीरे होते हैं। कुछ काम कवि ने बताए हैं, जैसे धूल का उड़ना, लोगों का चलना, मंदिर की घंटी बजना, शाम होना, ये सारे काम धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे काम होना इस शहर की विशेषता है, इस शहर की सुंदरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा हुआ है? कवि के अनुसार बनारस में हर काम धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे की लय ने पूरे शहर को आपस में बांध रखा है। जैसे बनारस में सैकड़ों सालों से गंगा है, गंगा में नाव है,
तुलसीदास की खड़ाऊ है और ये सारी चीज़ें बनारस में सैकड़ों सालों से है। इस लय में पूरा बनारस शहर बंधा है। इसका ये अर्थ है कि सैकड़ों सालों से बनारस ने अपनी धर्म, संस्कृति, प्राचीन परंपराओं को अपने से बांध रखा है। प्रश्न में पूछा गया है कि जो धीरे-धीरे इस शहर में काम होते हैं, उससे क्या-क्या चीज़ें बंधी हुई हैं। तो हमें ये बताना है कि इस शहर में परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सैकड़ों सालों से जो चीज़ें हैं वो चली आ रही हैं, जिन चीज़ों के लिए बनारस फ़ेमस है, वही चीज़ें लगातार इसमें होती रही हैं और इसी वजह से बनारस जो है बंधा हुआ है। चलिए अगला एक बड़ा सांझ सा दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही सांझ बनारस में घुसने पर किन-किन विशेषताओं का पता चलता है? कवि ने बताया कि बनारस को एक्चुअल में देखना है कि ये कैसा है, तो शाम के समय देखना चाहिए। इस शहर को कभी हमें शाम के समय देखना चाहिए। यह शहर आधा जल में दिखाई देगा, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में दिखाई देगा। यानी बहुत सारे लोग जो हैं जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हुए, अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे शव वहाँ पर जल रहे होते हैं। तो लोग अपने मान्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग कामों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं बनारस में हर समय। इसका मतलब है कि बनारस में लोग अपनी अपनी इच्छा और मान्यताओं के अनुसार धर्म, कर्म और अध्यात्म के कामों में लगे होते हैं। ये आखिरी 2 प्रश्न मैंने अतिरिक्त लिखे हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि केवल ये पार्ट बचा हुआ था कविता का जो किसी भी प्रश्न में कवर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए हैं। बनारस को किन स्तंभों ने थाम रखा है? यानी अगर ये पूछा जाए कि बनारस शहर जो है वो उस किस आधार पर खड़ा है, उसके लिए आधार क्या है? कवि के अनुसार बनारस शहर को देखने पर लगता है कि ये शहर इतना बड़ा और इतना प्राचीन है और बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। लेकिन जब हम अगर ढूंढने निकले कि एक्चुअल में इस शहर का आधार क्या है, इस शहर की जान क्या है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ हर रोज़ हवन और यज्ञ होते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में रोज़ यहाँ लोग हवन करते हैं, यज्ञ होते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में रोज़ चिताएँ जलती रहती हैं। हज़ारों लोग रोज़ गंगा स्नान करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बनारस की जान है। यानी यज्ञ और हवन और चिताएँ जलना और गंगा स्नान। इन सब चीज़ों में ही बनारस की आत्मा बसती है। इन सब की आग, इन सब की राख, इनसे निकलता हुआ धुआँ, इनसे निकलती हुई खुशबू, पानी गंगा का और प्रार्थना में जुड़े हुए हाथ, उठे हुए हाथ, ये सब बनारस की विशेषता है और इन्हीं विशेषताओं ने बनारस को बांध रखा है। ये बनारस के लिए स्तंभ का काम करते हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं इस कविता का। कवि ने बनारस को एक टांग पर खड़ा शहर क्यों कहा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस कविता की। तो खाली कटोरों में बसंत उतरने के बाद अगर कोई दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है इस कविता में बनता है, तो इस पैरा में से बनता है कि ऐसा क्यों कहा है कि एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग की खबर ही नहीं है। कवि के अनुसार बनारस की विशेषता बताने के लिए एक दृश्य का प्रयोग किया है। कवि ने बनारस की विशेषता बताने के लिए एक दृश्य बनाया है और वो दृश्य क्या है कि मानो कोई एक आदमी है, वो गंगा के जल में खड़ा है, सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, लेकिन एक टांग पर खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के। इसका अर्थ इस तरीके से निकलेगा कि ये शहर जो है गंगा से जुड़ा हुआ शहर है। सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये शहर गंगा से जुड़ा हुआ शहर है। गंगा के ऊपर बेस्ड शहर है। गंगा इसका आधार है। ये शहर अपनी संस्कृति, परंपराओं, धर्म और आध्यात्म से जुड़ा है और यही इसकी विशेषता है। ये शहर आधुनिकता से बिल्कुल बेखबर है। पूरी दुनिया कहाँ पहुँच गई, पूरी दुनिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, पूरी दुनिया में कितनी आधुनिकता आ गई है, ये उससे बिल्कुल बेखबर अपनी प्राचीन संस्कृति को समेटे हुए, अपनी प्राचीन विरासत को समेटे हुए, अपनी परंपराओं को समेटे हुए, धर्म को, अध्यात्म को, इन सारी चीज़ों को लेकर के चलने वाला शहर है। यानी एक टांग पर खड़ा है, परंपरा की एक टांग पर खड़ा है, दूसरी टांग हम मान सकते हैं कवि आधुनिकता को कहना चाहता है। तो आधुनिकता से बिल्कुल बेखबर है, इसलिए जो है कवि ने बनारस को एक टांग पर खड़ा हुआ कहा है। आज हमने रिवाइज की कविता बनारस, केदारनाथ सिंह ने लिखी हुई थी। सरल भाषा है, सहज भाषा है, विवरण से भरी हुई भाषा है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, इन दोबारा से हमने रिमाइंड कर लिया। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जैसे बताया था कि 1-2 दिन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए
करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का एक प्रश्न। आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की रिवीजन के लिए हमारी कविता थोड़ी सी बड़ी थी और बाय चांस ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा ही सेलेक्ट कर लिया मैंने, लेकिन ये आसान है, आपको पढ़ते ही तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जनसंचार के मुद्रित माध्यम की विशेषताएं और कमियां बताइए। जहां भी मुद्रित शब्द हो आप उसको मान लो समाचार पत्र, और आप जो आंसर लिखोगे वो सही होगा। सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता है स्थायी। छपे हुए शब्द स्थायी होते हैं। हम किसी भी पेज को पहले या बाद में पढ़ना चाहें तो उसे अपनी मनमर्जी से पढ़ सकते हैं। बीच में रुक कर कहीं सोचना है, चिंतन करना है, वो कर सकते हैं। डिक्शनरी का उपयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी हमारे पास पूरी स्वतंत्रता होती है। शब्द छपे हुए हैं, जब भी पढ़ना चाहेंगे हमारे पास उपलब्ध होंगे। दूसरी विशेषता लिखित भाषा का विकास। क्योंकि सामग्री इसमें छपी हुई होती है और दूर दूर तक पहुंचती है, इसलिए इसे प्रचलित भाषा में छापा जाता है, पूरी शुद्धता के साथ छापा जाता है। इससे भाषा का विकास होता है। तीसरा, जनसंचार के सभी माध्यमों में से अखबार सबसे सस्ता माध्यम है। चौथी विशेषता, समाचार पत्र या मुद्रित माध्यम को हम अपने समय के अनुसार और सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। जहां आवश्यकता हो वहां शब्दकोश देख सकते हैं, बीच में रुककर चिंतन कर सकते हैं। अगली विशेषताएं, इसके माध्यम से सूचनाओं का संग्रह करना आसान है। यानी शब्द छपे हुए हैं, इसको हमें सहेज कर रख सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में रखना इसको आसान है। चलिए थोड़ी सी कमियां देख लेते हैं, इसमें क्या कमियां हैं। सबसे पहली कमी, समाचार पत्र अनपढ़ व्यक्तियों के लिए बेकार है, और ये उनके लिए भी बेकार है जिनको वो भाषा नहीं आती। जिस भाषा में समाचार पत्र छपा है वो भाषा अगर व्यक्ति को आती है तभी वो उसके लिए उपयोगी है, अन्यथा नहीं। दूसरी कमी देख लेते हैं, समाचार पत्रों द्वारा खबर 24 घंटे बाद ही मिल पाती है, इसलिए खबरें बासी हो जाती हैं और व्यक्ति तुरंत अपडेट नहीं हो पाता। अपडेट का तो सबसे तेज़ माध्यम, एक प्रश्न बनता है, मुझे यहाँ ध्यान आ गया, इंटरनेट है। अगर ऐसा एमसीक्यू आए कि सबसे तेज़ माध्यम खुद को अपडेट रखने का क्या है, तो वो इंटरनेट है। और सबसे स्लो माध्यम कौन सा है, सबसे धीमा, वो समाचार पत्र है, क्योंकि इसमें सूचनाएं जो हैं, खबरें जो हैं, एक दिन बाद हमें पढ़ने को मिलेंगी। अगली कमी देखते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए एक समय सीमा होती है। अगर उस समय सीमा तक खबर तैयार नहीं है तो वो नहीं छप पाएगी। यानी उस डेडलाइन तक जितने समाचार तैयार होकर के दे दिए जाएंगे वो छप जाएंगे, नहीं तो वो अगले दिन के लिए जाएंगे, और 3 दिन पुरानी न्यूज़ को छापना, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। अगली विशेषता, खबरों या सामग्री को छापने के लिए एक निश्चित स्थान मिलता है, उससे ज़्यादा सामग्री नहीं छप सकती। रेगुलर जो अखबार होते हैं उनके रेगुलर पेज होते हैं, निश्चित पेज होते हैं, किसी में 8 हैं, 10 हैं, इस तरीके से उनका लगा बंधा एक रूटीन है कि इतने ही पेज छापने हैं। तो उससे ज़्यादा अगर वो छापेंगे तो वो उनके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो एक निश्चित स्थान में एक खबर को छापना होता है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट में क्या है, टीवी में तो अगर कोई न्यूज़ आ गई, कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो टीवी वाले सारा दिन उसे एक न्यूज़ को पकड़ कर चलाते रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है बाकी समाचार दुनिया को मिल रहे हैं या नहीं। तो ये कमी अखबार में है। अखबार को सारी खबरें छापनी है, अपने सारे कॉलम छापने हैं, और सीमित जगह उसके पास होती है। अगली कमी देखते हैं, छपने में अगर अशुद्धि हो जाए तो उसका सुधार जल्दी से नहीं हो पाता, उसको अगले अंक में ही सुधारा जाता है। बहुत ध्यान से, बहुत प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी अगर कोई गलती रह जाए तो फिर वो ठीक नहीं हो सकती, और उसके लिए अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये था आपका डे 9 का रिवीजन। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन आसान था। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। जुड़े रहिए, कल फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।